हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर हिंदी है, इस पेपर हिंदी के जो आपके 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के अति लघुत्तम प्रश्नों को कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दिया है और आज मैं हर एक सब्जेक्ट के अति लघुत्तम प्रश्न यानी 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके अति लघुत्तम प्रश्नों को कराने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें और एंड में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं और साथ साथ चीज़ों को समझते चलिए। आज आपको पढ़ने के बाद इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो रूम लॉक कर लीजिए और मोबाइल उठाइए और जल्दी से के एजुकेशन चैनल पर जाइए और वहाँ पर क्या करिए, आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ 2016 से लेकर 2022 के जितने भी आपके पेपर हैं उन सभी को जो अति लघुत्तम प्रश्नों को सॉल्व करा रही हूँ, इन सभी क्वेश्चन को बिना स्किप किए वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनते चलिए, ध्यान से पढ़ते चलिए। और अगर इसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं, आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उनको आप टिक कर लीजिए और आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ। आप सभी हमारे प्रशिक्षु जानते हैं कि जो हमें कमेंट्स करते हैं, चाहे वो हमें मोटिवेट करते हो, चाहे वो हमें हमारी प्रशंसा करते हो, लेकिन मैं उनका आंसर ज़रूर देती हूँ। तो आप भी कमेंट्स में लिखिए। अगर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही उसे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो लास्ट जो आपके कमेंट्स हैं इसमें एंड में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए थे, या कितने क्वेश्चन समझ में आए, कितने नहीं आए, ठीक है। और मैं आपसे बोली थी ना कि मैं लाइव क्लासेस आऊँगी, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कल मेरी क्लासेस नहीं हो पाई और आज भी पूरा दिन चला गया मेरा। तो अगर नेक्स्ट जब भी मैं लाइव लूँगी तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूँगी। आप लोग परेशान मत हुआ करिए कि मैम लाइव क्लास ली, मुझे बताया नहीं। ऐसा नहीं, बिना आपको बताए मैं कोई काम नहीं करती हूँ। जब भी मैं लाइव क्लास लूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपके अति लघुत्तम प्रश्न का पहला प्रश्न। ये 2016 का पेपर है, अभी आपने देखा, ठीक है। इसमें कहा गया है अंश और अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अंश और अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है। अंश का मतलब क्या होता है? कंधा। और अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा, ठीक है। थोड़ा सा और शा में डिफरेंस है और इसी में आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप भूल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको उत्तर नंबर 6 डालना है और इस तरीके से आपको लिखना है। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा, या हम भाग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है, या र ला व किस प्रकार के व्यंजन है। मैंने आपको बताया था कि या र ला व जो आपके होते हैं ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इस तरीके से आपको उत्तर डालना है। तो या र लावा आपके कैसे व्यंजन है? या र लावा आपके अंतःस्थ व्यंजन है। मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस भी दी है, अगर आप उसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो और भी आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। अगर आपको परिभाषा आ रही तो आप ज़रूर लिखिए। और परिभाषा वैसे भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि लघु में अगर यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछी है तो लघु में पूछ ली जाएगी, या इसकी परिभाषा भी पूछ सकता था, इसलिए आपको ये परिभाषाएं रटनी पड़ेंगी। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, र, ल, व, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन होते क्या है, चलिए इसको भी बता देती हूँ आपको। ये मैंने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा अच्छा लुक यहाँ पर अच्छा सा दिखे, अच्छा सा मतलब प्यारा प्यारा सा दिखने के लिए मैंने यहाँ पे रेड पेन और येलो स्केच पेन का यूज़ किया है, लेकिन आपको वहाँ पर पेपर में नहीं यूज़ करना है। पेपर में आप हेडिंग जो है वो ब्लैक स्केच पेन या ब्लू स्केच पेन से डालेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ की गलती मत करिएगा कि मैम ने सजा सजा के लिखा था तो हम भी ले जाए, हम भी लिखे, नहीं, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थानों को नाम मात्र या हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। आप खुद से बोल के देखिए, या, र, ल, व। तो ऐसे लगता है कि जो वायु है वो हमारे उच्चारण स्थानों को नाम मात्र यानी एकदम हल्का सा टच करती हुई बाहर निकलती है, हल्का सा छूती हुई, हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकल रही है। इसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं।
और अंतःयस्क व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, र, ल, व। ठीक है, ट्रिक मैं आपको इसकी बता दे रही हूँ। देखिए या यहाँ पर दिया है, अंतःयस्क या दिया है, यानी या से ये आपके शुरू होंगे, या, र, ल, व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2016 पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, स्वर किसे कहते हैं? तो आपको पता है स्वर वे होते हैं जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से या बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डालना है उत्तर नंबर 8 और हेडिंग डालना है स्वर, क्योंकि इसकी परिभाषा पूछी हो। देखिए मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग ब्लैक स्केच पेन से डालकर दिखाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है इससे भी। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है या स्वतंत्र रूप से होता है, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बोल रहे हो, इन्हें किसी दूसरे व्यंजन की या दूसरे वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं है। आप छोटी ई बोले, आप कहते ई, इनको किसी की जरूरत नहीं है। आप ऊ बोले, उनके किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ऊ बोले, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, यानी जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और आपको पता है जो स्वर, जो हिंदी में स्वर होते हैं, हमारे एक प्रशिक्षु हैं जया पांडे, उन्होंने एक बार मुझसे एक क्वेश्चन भी किया था कि मैम स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं या 13 होते हैं? तो देखिए ये आपका पूरा प्रूफ मैं दिखा रही हूँ। मैंने वहाँ पे भी आपको आंसर्स दिया, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं तो आपको आंसर्स नहीं दिया, वहाँ पर भी मैंने आपके कमेंट्स का आंसर दिया। ठीक है, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ से लेकर ओ तक। देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। यहाँ पर री नहीं होगा, मैंने क्या कहा? री। ठीक है, मैंने हल्का सा बोला री। ठीक है, तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या है? 11 स्वर है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपको पता है ये सब बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। कल पूरी रात मैं जगी हूँ इन सब वीडियोस, आपके जो ये PDF है इसको बनाने में पूरी रात में जगी हूँ। मैंने अपने हाथों से पूरी PDF में जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हूँ वो सब खुद बनाती हूँ। ठीक है, तो पूरी रात मैं कल जगी हुई हूँ, इसलिए आज मैं दिन में आप लोगों को नहीं पढ़ा सकी, दिन में नहीं पढ़ा पाई, क्योंकि मेरी एकदम आँख नहीं खुल रही थी और मुझे फीवर भी आ गया रात में जगने की वजह से। इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2016 से लेकर 2022 तक मुझे सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराना था, पूरी PDF बनानी थी, इसलिए मुझे रात जगनी पड़ी। ठीक है, तो इतना मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन और उचित का विलोम शब्द क्या है? विलोम का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो उल्टे होते हैं। ठीक है, जो विपरीत शब्दों को हम क्या कहते हैं, या उल्टे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। और उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मैंने लिख भी दिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए उत्तर नंबर 9 में विलोम शब्द क्या कहा है? अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। और उचित का अनुचित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अनुस्वार किसे कहते हैं? ठीक है, अनुस्वार आपने पढ़ा होगा, अंग। अंग क्या होता है आपका? अनुस्वार होता है। ठीक है, जिन्हें हम नाक से बोलते हैं, अंग। आप अंग बोलकर देखिए ऐसे लग रहा है आप नाक से बोल रहे हो। ठीक है, जिनका उच्चारण स्थान नाक से होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? अनुस्वार होते हैं। देखिए मैंने बताया भी आपको, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके से के साथ होता है। आप बोलिए ऐसे अंग, ऐसे लगता है झटके के साथ आप बोल रहे हो और आपकी जो वायु है वो नाक से, लग रहा है आप नाक से बोल रहे हो। ठीक है, तो अनुस्वार जो है ये होते हैं। और अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप बोले ठंडा, कंचन, जंगल, ऐसे लगता है आप नाक से बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपके अनुस्वार है। तो उत्तर नंबर 10 आपको मिल गया। अब इस जो 2016 पेपर का लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? यानी कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जो शब्द होते हैं वो हम किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। ऐसा नहीं, शब्द उन्हें नहीं कहते हमने लिख दिया, हमने गग लिख दिया, हमने कक लिख दिया, ये सभी जो है शब्द नहीं है। शब्द का मतलब जैसे हमने लिखा नल, तो नल आपको, नाला, नल आपको पता है नल क्या है? जिससे आप पानी पीते हो, जिसका कोई अर्थ हो। हमने लिख दिया सब का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है,
तो वर्णों के सार्थक मेल को, यानी ऐसे वर्ड जो कोई ना कोई अर्थ देते हो, ऐसे वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये आपका सही आपकी डिफिनेशन है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण तो बहुत सारे मेल, का और का मिलाकर क कर दिया, गा और गा मिलाकर ग कर दिया, तो ये शब्द नहीं हुए। शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ भी निकले, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और पद क्या कहते हैं? पद उसे कहते हैं जिसमें हम कविता में जो कुछ पंक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कविता की जो कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। यानी कविता में जो पंक्तियां होती हैं उनके मेल को हम क्या कहते हैं? पद या छंद कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर नंबर आपका 11 ये है, ठीक है। तो ये आपके 2016 के प्रश्न पत्र था, और ये 2016 के प्रश्न पत्र के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उन सभी को मैंने सॉल्व किया। और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 6 होते हैं, और ये 6 के 6 नंबर के होते हैं, क्योंकि 1 नंबर का होता है सभी, तो आपका ये 6 नंबर का हुआ। तो देखिए कितने इजी हिंदी पेपर, देखिए आप कितना इजी आता है अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने मेरी जो महा मैराथन क्लासेस देख ली हैं, तो आपके हिंदी में भी 25 में 25 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर आपने मेरी महा मैराथन क्लासेस पढ़ी है तो आप हिंदी में 25 में 25 जरूर लेकर आएंगे। चलिए अब आपका जो 2017 का पेपर है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2017 में देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो 2017 में, एक सेकेंड ना, शुरू करते हैं 2017 में किस तरीके के प्रश्न आए थे। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसे सही कर लूँ। चलिए, पहला प्रश्न आपका है, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। यानी हिंदी भाषा में जो व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है उसका नाम बताना है। तो उत्तर नंबर 6 आप इस तरीके से डालेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की हेडिंग डालेंगे जब भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होंगे आपके। फिर उत्तर नंबर 6 इस तरीके से डाल लेंगे और पढ़ना इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण के स्थानों के नाम। अगर आपसे ये पूछता है हिंदी भाषा के उच्चारण स्थानों के नाम, तो हम क्या करते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर खास करके कहा गया है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम बताइए, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक। फिर से एक बार बोलिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक, ठीक है। तो देखिए, कंठ में आपका का वर्ग के जितने भी आपके वर्ग हैं वो आपके वर्ण हैं वो आपके कंठ में आएंगे। चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आपके तालु में आएंगे। टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आपके मूर्धा में आएंगे। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आपके दंत में आएंगे। और पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आपके ओष्ठ में आएंगे। तो आपको एक ट्रिक बता दूं ना, कैसे आप याद कर लें। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस नंबर पर पहला आता है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, इस तरीके से आता है। ये आप याद कर ली। कचट तप, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कचट तप, कचट तप, कचट तप, मेरे साथ बोलते रहिए, कचट तप, कचट तप। इस तरीके से आप लिख लेंगे, आपका बिल्कुल भी कभी भी उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा। बाकी तो आपको पता ही होगा, काखा गागा, चाचा जाजा, टाठा डाडा, ताथा दादा, पाफा बाभा, ठीक है। और ये हमारे हुए अनुनासिक। अनुनासिक जो हमारे व्यंजन के अनुनासिक कौन के? ईय मंगनम, हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ईय मंगनम, ईया, अंगा, ठीक है, अड़ा, ना और माँ, ठीक है। अंगा, ईया, अड़ा, ना और माँ, ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपके उच्चारण स्थान। लेकिन यहाँ पे उच्चारण स्थान के नाम के बारे में पूछा है, लेकिन आपको इतना ही आंसर देंगे तो भी आपका सही है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक ये होते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे तो और भी बेटर, आपकी और भी कॉपी, अगर आपको टॉप लिस्ट में है, अगर आपको आना है यानी 90+ के ऊपर मार्क्स लाना है, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए। अब बहुत से हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये संयुक्त अक्षर क्या है, हमने तो संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। तो ये संयुक्त अक्षर कहो या फिर संयुक्त व्यंजन सिर्फ कहो, बात एक ही है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप संयुक्त अक्षर भी कह सकते हो और संयुक्त व्यंजन भी इसको कह सकते हो। तो जहाँ कम से कम, संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त अक्षर को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें दो अर्थ निकलेगा हमारा। एक तो निकलेगा संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ, और
अक्षर का मतलब अक्षर, ठीक है, जुड़ा हुआ अक्षर। तो ऐसे याद कर लो, जहाँ कम से कम दो व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, कम से कम भी कह सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में सदैव पहला व्यंजन जो होता है वो आधा होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है पूरा होता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं लिखना है आपको जहाँ कम से कम दो वर्ड जहाँ पर आपने लिखा वहाँ पर ये गलत हो जाएगा पूरा आपका आंसर। जहाँ पर कम से कम दो व्यंजन एक साथ जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। देखिए ये जैसे छ, त्रंग या श्राय, ये आपकी क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जिसमें से का आपका पहला अक्षर आधा है और दूसरा अक्षर पूरा है। त्रा, ता और रा से मिलकर बना है, जिसमें से पहला अक्षर आधा है दूसरा अक्षर पूरा है। जा और इया से मिलकर बना है ज्ञा, जिसमें से पहला अक्षर आधा है दूसरा अक्षर पूरा है। श्रा, शा और रा से मिलकर बना है, जिसमें से पहला अक्षर आधा है और दूसरा अक्षर पूरा है। देखिए अक्षर में हम शा का इस्तेमाल करते हैं, नक्षत्र लिखते हैं, ज्ञान लिखते हैं, श्रवण है, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, ठीक है। चलिए आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बना। अभी आपने पढ़ा था छा वर्ण जो है किसके योग से बना है, हलंत पहला अक्षर आधा होगा, दूसरा अक्षर पूरा होगा, का और शा से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी आपने छा पढ़ा कि किससे मिलकर बना है, का और शा से मिलकर बना है, लेकिन मैंने इसका आंसर अलग से लिख दिया है। छा वर्ण का प्लस शा के योग से बना है, ठीक है, छा वर्ण का और शा के योग से बना है, जिसमें का में हलंत लगा होगा, पहला अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर पूरा होता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 है आपका, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो समानार्थी, समान अर्थ वाला, ठीक है, समानार्थी का मतलब क्या होता है, समानार्थी का मतलब ही होता है समान अर्थ वाला या समान अर्थ देने वाला, ठीक है। तो समानार्थी का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला या समान अर्थ देने वाला। तो समानार्थी को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, याद रखें, समानार्थी को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले बहुत सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नीर भी होता है, वार भी होता है, पानी भी होता है, ठीक है, तोय भी होता है, जल भी होता है, ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, समानार्थी शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगर नहीं भी याद है तो भी आप आराम से लिख सकते हो कि समान अर्थ देने वाले, एक जैसे समान अर्थ व्यक्त देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। व्यंजन का क्या अभिप्राय है, यानी व्यंजन किसे कहते हैं, अभी तक आपने पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं, अब आया है व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये मैंने सजा के लिख दिया है, आपको ब्लैक स्केच ही यूज़ करना है। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर क्या था, जो वर्ड बिना किसी की सहायता से बोले जाते हो, लेकिन व्यंजन जो होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन को नहीं बोल सकते हो। जैसे का, आपने का, आप खुद ही बोलिए, आप का बोल कर देखिए, का, तो ऐसे लग रहा का और उसके साथ साथ आ भी निकल रहा है, यानी छोटा आ भी निकल रहा है, इसमें यहाँ पर हलंत होना चाहिए, ठीक है, हलंत लगा लीजिएगा। तो आपको पता है पहला अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर पूरा होता है, तो हलंत लगा लीजिएगा। तो जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कई बार पूछी जा चुकी है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 2017 पेपर का कि हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो आपको पता है हिंदी भाषा में 4 प्रकार के कौशल होते हैं, सुबोपली, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सुबोपली, इतना याद रख लीजिए सुबोपली, बाकी आप लिख लोगे। तो हिंदी भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं, कौन कौन से, सुबोपली, सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और लि से लिखना। सुबोपली जो है ये आपका एक सीरियल वाइज है, इसी बच्चे पहले क्या करते हो, पहले आप मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, पहले आप उसको सुन रहे हो, फिर मैंने कहा कि का बोलिए तो आप उसको बोलोगे, ठीक है, जब मैं कहूँगी तो आप उसको बोलोगे, फिर जब मैं आपको पढ़ा चुकूँगी तब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको लिखोगे। समझ में आ गया। सबसे पहले आपके बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, तो सुबोपली होता है। ये हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो इस तरीके से 2017 पेपर भी आपका खत्म हो गया। अब आप शुरू करते हैं 2018 का पेपर, ठीक है। तो चलिए 2018 पेपर को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। सबसे पहला प्रश्न है आपका, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो आपने देखा स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं क्वेश्चन आया, और स्वर के अंतर्गत और व्यंजन के अंतर्गत भी क्वेश्चन आए, ठीक है।
तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अगर आपसे पूछता ह्रस्व स्वर कहते हैं तो बस यही होगा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, और वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे बड़ा आ जो है ये छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर क्या बना है, बड़ा आ। बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना है बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है बड़ा ऊ। री प्लस री से मिलकर बना है री, ठीक है। फिर इसी तरीके से ए प्लस ए से मिलकर बना है ए प्लस ए से मिलकर ए प्लस ए से मिलकर बना है ए ओ, और इस तरीके से समझ में आ गया। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आप बोले बड़ा आ कैसे बोलते हैं, आ ई, ऐसे लग रहा बहुत खींच रहे हो ना, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही रिपीट किया हुआ है कि अंतःयस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतःयस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो अंतःयस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा। यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, नाम जिनके जो उच्चारण स्थानों को, जीभ जो होती है उच्चारण स्थानों को बहुत नाम मात्र बहुत कम स्पर्श करती हुई हवा निकलती है बाहर, ठीक है, वो या, रा, ला, वा अंतःयस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रंथ के बचे हुए जो अंश जो प्रायः अंत में जोड़ दिए जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ग्रंथ के बचे हुए जो अंश जो प्रायः अंत में जोड़ दिए जाते हैं उसे हम परिशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशिष्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से रिपीट किया है आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सेम वही क्वेश्चन रख दिया गया कि अंश का क्या अर्थ है और अंश का क्या अर्थ है। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द भी रिपीट कर दिया गया है। ये 2018 का पेपर है और 2018 का पेपर 2016 से इसके कम से कम 4 के चारों क्वेश्चन वैसे ही रख दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें भी पूछ लिया गया कि अर्वाचीन का उल्टा क्या होता है, तो अर्वाचीन का उल्टा प्राचीन होता है और उचित का उल्टा अनुचित होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं, ठीक है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह जो इस तरीके से लगता है, ठीक है, इस तरीके से जो लगता है इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। आश्चर्य, आप एकदम से आश्चर्य हो गए, ठीक है, आप किसी से घृणा कर रहे हो, ओहो छी छी ये कितना गंदा है, आप ऐसे बोलते हो ना, आप आश्चर्य एकदम से हो गए, ठीक है। आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, वाह क्या लड़का है, या वाह क्या पढ़ती है ना, इस तरीके से शौक मना रहे हो, ओहो इसको तो इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करते हो ना, अरे ये तो बेचारा है ना, इस तरीके से। तो जब जहाँ पर आप आश्चर्य, घृणा या किसी की प्रशंसा कर रहे हो या शोक दिखा रहे हो, इस तरीके के जो आपके मनोभाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के जो भाव आपके मन में प्रकट होते हैं उनके लिए किसका प्रयोग हम करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स भी हमने आपको दे दिया है, अरे तुम इतने बड़े हो गए, आप किसी को देखते हो तो अरे तुम इतने बड़े हो गए, है ना, इस तरीके से बोलते हो। तो अरे के बाद आपने क्या किया, विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगा दिया, विस्मयादिबोधक चिन्ह के बाद आपने अपने सेंटेंस को पूरा किया। तो ये आपका 2018 का पेपर कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपको पता है 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस आते हैं। अब 2019 के प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, उपेक्षा तथा अपेक्षा शब्द का अर्थ बताइए। देखिए आपको इस पेपर को सॉल्व करने से ये पता चला कि आपके अर्थ और विलोम शब्द पूछे जाते हैं। अर्थ है, विलोम शब्द है और समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पर्यायवाची, कुछ अर्थ और कुछ विलोम शब्दों को जरूर पढ़ लीजिएगा। उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए 2019 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया यहाँ से। तो उत्तर नंबर 6 है, अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा करना, क्या करना, कुछ इच्छा करना, ठीक है, या इच्छा जताना। और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर करना, किसी की बेइज्जती करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो जब भी किसी सेंटेंस के नीचे रेखा लगाई जाती है, जैसे मैंने ये रेखा लगाई, इसलिए मैंने रेखा लगाकर यहाँ पर आपको बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको बता सके अच्छे से, ठीक है। तो जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है रेखांकित। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि नीचे दी गई रेखांकित
रेखांकित लाइनों को के अर्थ को बताइए या उसको स्पष्ट कीजिए या उसकी व्याख्या कीजिए। तो जो भी चीज़ें जैसे इस तरीके से ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, रेखांकित कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची बताइए। तो आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची क्या हो गए, नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया, व्योम। नभ, गगन, अंबर और व्योम, ये सब क्या है, आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखिए पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, विलोम पूछा जाता है और अर्थ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया होगा कि ओ और औ कैसे वर्ण हैं। ठीक है, ये पूछा हो गया कि ओ और ओ किस तरीके के वर्ण हैं। चलिए देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ओ और ओ जो है ये आपका कैसा वर्ण है, ये आपका अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, ओ और ओ आपका कैसा वर्ण है, अनुनासिक स्वर वर्ण है। ठीक है, अनुनासिक स्वर है, याद रखिएगा, ओ और ओ आपके कैसे वर्ण है, अनुनासिक स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ड जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीवा तथा उच्चारण स्थानों के मध्य घर्षण करती हुई बाहर निकलती, यानी जो आपकी जीभ है और जीभ के जो ऊपर का पार्ट यानी जो आपके दांत हैं और जबड़े हैं, इन सभी के बीच से, जीभ और ऊपर के पार्ट के बीच से जब स्पर्श करती हुई, ठीक है, उनके बीच घर्षण करती हुई यानी उनके बीच रगड़ती हुई, ठीक है, उनके बीच क्या होती है, जब क्या होते हैं, जब भी हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं, उच्चारण मतलब होता है बोलना, ठीक है, या प्रोनाउंसिएशन करना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जब हम किसी वर्ड के उच्चारण में निकलने वाली वायु, जब किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसके उच्चारण में निकलने वाली वायु जीभ और उच्चारण स्थानों के बीच रगड़ती हुई बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 प्रकार के होते हैं, इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगर आपके पेपर में आ गया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन को बताइए, तो ये आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे आपका शाह है, शाह है, सा है, हा है, ये आपकी क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं, षटकोण वाला शाह, शलजम वाला शाह, साप वाला सा और हल वाला हा। ठीक है, ये आपकी क्या है, ऊष्म व्यंजन है। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी जब भी हम किसी चीज़ को, किसी भी वर्ड को उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण करने के लिए हमारी जो वायु है वो जीभ और उच्चारण स्थान के बीच रगड़ती हुई निकलती है, तो वो क्या होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है संधि एवं संयोग का विलोम। देखिए, विलोम शब्द फिर से पूछ लिया गया है कि संधि का विलोम क्या होता है और संयोग का विलोम क्या होता है। तो संधि का होता है विग्रह, आपने पढ़ा होगा संधि विग्रह। ठीक है, संयोग का होता है वियोग, संयोग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब अलग होना। ठीक है, तो संधि विग्रह या संयोग, और संयोग का होगा वियोग। ठीक है, इस तरीके से हमारा 2019 पेपर जो है ये कंप्लीट हुआ। अब शुरू करते हैं 2020 के प्रश्न पत्र को, देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, स्वर किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, फिर से रिपीट किया। अभी आपने 2019 में पढ़ा ऊष्म व्यंजन को, और स्वर को आपने 2018 में पढ़ा। ठीक है, देखिए कितना रिपीट किया, 2 क्वेश्चन रिपीट कर गए आपके, 2 बहुत होते हैं अगर रिपीट कर गए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्वर किसे। हमने स्वर में क्या पढ़ा था, वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्डों की सहायता से किया जाता है, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि हम ये भी लिख देंगे तो भी सही है, ये भी लिखेंगे, यानी हम ऐसे लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है, तो वो स्वर कहलाते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कौन, आ से लेकर ओ तक, छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ, ये हमारे क्या है, स्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन अभी आपने पढ़ा। यहाँ पर पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, शा, शा, सा, हा, यानी सारे शा और हा, ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब पर्यायवाची पूछा गया है। देखिए, ये सब क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन दिखाती चलूँ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर खुद ही मैंने लिख दिया है, आप कंफ्यूज ना हो। अब अतिथि का पर्यायवाची पूछा है, वहाँ पर भी पढ़ेंगे तो बात वही होगी। ठीक है, चलिए लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ये देखिए, अतिथि एवं अभूत शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए, अतिथि एवं अभूत के 2 पर, अतिथि मतलब होता है मेहमान। ठीक है,
क्या होता है, निवास स्थान के बाहर भी इसको कह सकते हैं। इसका एक अर्थ पूछा है लेकिन मैंने कई सारे बताए हैं, आपको जो याद हो जाए। प्रवास भी होता है, क्षणिक भी होता है, आगंतुक भी होता है, निवास स्थान के बाहर। ठीक है। अद्भुत का जो उदाहरण है, अद्भुत का अर्थ क्या होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है, अपूर्व, जो पूरा ना हुआ हो, अनूठा, अनुपम यानी उसके जैसा कोई ना हो, अद्भुत भी होता है, अद्वितीय भी होता है यानी जिसके जैसा कोई ना हो, अनोखा, निराला, अभूतपूर्व या अनभयस्थ। ठीक है, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जिनके समान कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अभी मैंने बताया जिसके समान कोई नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय या अनुपम कहते हैं। ठीक है, उसको हम अद्वितीय मतलब कि उसके जैसा कोई ना हो। ठीक है, उसके जैसा दूसरा ना हो। ठीक है, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो क्या होता कहलाता है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है उसके जैसा दूसरा ना हो, या अनुपम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा का आशय क्या है। यानी आपने देखा होगा जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते वहाँ पर अगर कोई थोड़ा सा भी, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो, वो उसके लिए क्या हो जाता है, अंधों में काना राजा हो गया। ठीक है, तो अंधों में काना राजा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा व्यक्ति सम्मान पा लेता है। यानी कि जहाँ पर बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो और वहाँ पर थोड़ा सा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया तो उसको बहुत बड़ा सा, बहुत राजा समझने लगते हैं, बहुत अच्छा समझ, बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि अनुलेख या अनुलिपि किसे कहते हैं। अनुलेख का मतलब होता है कि अनु मतलब होता है पीछे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अनु मतलब होता है पीछे और लिपि मतलब होता है लिखना। ठीक है, अनु मतलब पीछे और लेख मतलब होता है लिखना। ठीक है, पीछे पीछे लिखना। जैसे आपने देखा टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती है, लिखाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको पीछे पीछे उनके लिखते जाते हैं, वो आगे आगे लिखते जाती है, पीछे पीछे उनकी नकल करते हुए लिखते जाते हैं। या फिर आपने इस तरीके की आपने एक कॉपी देखी है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो मैम क्या करती, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके छोटा आ लिख देती है। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटा आ लिख देती पूरी कॉपी में, बच्चे उसी पे फेरते जाते हैं। ठीक है, या मैम ने छोटा आ लिखा, आपको होमवर्क दिया छोटा आ, ये एक होमवर्क आपको दे दिया, आपके पेज पर छोटा आ, और बच्चे उसी को देख देख के छोटा आ लिखते चले जाते हैं। ठीक है ये आपका क्या होगा, अनुलेख। यानी कि किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है। ठीक है, जैसे डॉट डॉट करके आपने देखा होगा बच्चों की बुक होती है जिसमें डॉट डॉट करके 2 in 1 वाली बुक आती है, जिसमें हिंदी इंग्लिश और गणित दोनों होती है, जिसमें डॉट डॉट करके छोटा आ लिखा होता है, बड़ा आ लिखा होता है, नेक्स्ट पेज पे छोटी, नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है, फिर डॉट डॉट जो लिखा होता है उस पर बच्चे फेरते हैं, वो भी अनुलेख कहलाता है। ठीक है, देख देख कर लिखना या उस पर फेरना अनुलेख ही कहलाता है। आप समझ में आ गया कि अनुलेख क्या होता है, कि किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना अनुलेख कहलाता है। चलिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसकी पॉइंट्स हैं, उसको भी समझा देते हैं। अनुलेख अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में छोटे एवं सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं तथा नीचे की पंक्तियां रिक्त होती हैं। यानी जो आपका पेज होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पहली पंक्ति में उसके छोटा छोटा मान लो ये लिखा हुआ है और नीचे की पंक्तियां खाली होती हैं जिसमें बच्चा उसको देख देख कर उतारता है। ठीक है, छात्र ऊपर की पंक्तियों में लिखे अक्षरों एवं शब्दों को नकल करके नीचे की पंक्तियों में उतारता है, यही क्या होता है, अनुलेख कहलाता है। यानी नकल करके उतारना। फिर क्या, ऊपर की पंक्तियों में प्रयोग हुए अनुस्वार, हलंत, विसर्ग को ठीक वैसे ही लिखने का प्रयास करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि अनुस्वार क्या होता है, हलंत क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, लेकिन वो जो वहाँ पर लिखे, जैसे अंक का इस्तेमाल हुआ तो वो अंक को उसी तरीके से नीचे देकर उतारते हैं और यहाँ पर जो बिंदी लगी होती है उसको भी उतार लेते हैं। ठीक है, ऊपर की पंक्तियों में लिखे अक्षरों की तरह ही सुडौल एवं सुंदर एवं सुडौल अक्षर एवं मात्राएं बनाने का प्रयास करते हैं। यानी जैसा ऊपर लिखा होता है वैसा वह उतारने की कोशिश करते हैं। कौन, बच्चे। ठीक है, तो ये होता है अनुलेख। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 2020 का। अब हम शुरू करते हैं 2022 का। ठीक है, यानी 2022 का प्रश्न पत्र शुरू करते हैं। 2022 में पूछा गया है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था दीर्घ स्वर, अब यहाँ पर पूछा गया है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वे स्वर, देखिए 2 बार लिख गया है, वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ में आपने क्या पढ़ा था, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, यानी जिनको बोलने में, जिनके प्रोनाउंसिएशन में 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री आपके क्या है, दीर्घ स्वर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुधा और पंकज का अर्थ बताइए। सुधा और पंकज का क्या अर्थ है? तो सुधा का अर्थ होता है शुद्ध, अमृत, कल्याण, बिजली, पानी, गंगा। ये सभी सुधा के पर्यायवाची या सुधा का अर्थ है। ठीक है, एक आपसे पूछा गया, मैंने बहुत सारे बता दिए। पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। ठीक है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जहां पर पीछे जा लगा हो उसका मतलब ये होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, तो कौन कीचड़ में जन्म लेता है? कमल। ठीक है, अब नेक्स्ट आंसर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कारक किसे कहते हैं, और इसमें ये पूछा गया था कि कर्ता कारक चिन्ह बताइए। ठीक है, देखिए ये पूछा गया है, कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक चिन्ह लिखिए। तो चलिए कारक किसे कहते हैं पढ़ते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है, यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आपको पता है हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से? मैंने लिख भी दिए हैं, पूछे नहीं है पर मैंने लिख दिए। इतना ही आपसे पूछा गया लेकिन मैंने लिख दिया, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधक। पढ़ते हो ना आप? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान से के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा है ना। तो अब यहाँ पर लेकिन पूछा गया है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। सिर्फ इतना आंसर आपको देना है, लेकिन अगर आप ये भी दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जहाँ जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। जैसे कर्ता ने, किसने किया? राम ने या सीता ने या गीता ने, है ना। जो कर रहा है उसका पता चलता है, यानी जो काम कर रहा है उसका हमें बोध होता है। जैसे हमने कहा सीता ने किया, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कर्ता कौन है? सीता है। राम ने, तो कर्ता यहाँ पे कौन है? राम है। इस तरीके से हमें कारक क्या करता है? जिसने काम किया है हमें उसे उसका पता चलता है। ठीक है, जैसे आपने कहा, आपसे पूछा किसने पढ़ाया, आपने कहा मैम ने। ठीक है, तो आप किसने कौन करता है यहाँ पे? मैम है। ठीक है, कौन पढ़ रहा है? मैंने कहा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे प्रशिक्षु पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? प्रशिक्षु। समझ में आ गया? इस तरीके से कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर पूछा था अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन होते हैं, या अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। शायद इसी तरीके से क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए अभिव्यक्ति के साधनों के नाम पढ़ते हैं। देखिए अभिव्यक्ति आपका जो होता है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है मौखिक अभिव्यक्ति और एक होता है लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। अब इनके साधन पूछे हैं, तो लिखित अभिव्यक्ति में पत्र लिखना, निबंध लेखन हो गया, नाटक लेखन हो गया। ठीक है, ये सभी आपके हैं लिखित, यानी जिन चीज़ों को आप लिख कर प्रकट करते हो, आपने जब अपने मन के भावों को, अपनी भाषा को आप लिख कर प्रकट करते हो, तो वो लिखित अभिव्यक्ति हो गया। जैसे आप पत्र के माध्यम से किसी को आप अपने बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो पत्र लेखन हो गया। निबंध के माध्यम से बता रहे हो तो निबंध लेखन हो गया। नाटक के माध्यम से बता रहे हो तो नाट्य लेखन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति जब होगी जब 2 व्यक्ति एक आपस में संप्रेषण कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, वाद विवाद के द्वारा होती है। ठीक है, या आप जैसे मैंने आपसे कहा कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, तो वो क्या हो गया? मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, वो लिखित हो गया, लेकिन मौखिक क्या होता है? आमने सामने जो आप बात करते हो, या वाद विवाद जो होता है वो क्या हो गया? मौखिक अभिव्यक्ति हो गया। ठीक है, तो अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। लेकिन यहाँ पे अभिव्यक्ति के साधन पूछे तो हम लिखित साधन को बता देते हैं और मौखिक साधन को। तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन होते हैं पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन। मौखिक अभिव्यक्ति के होते हैं वाद विवाद। ठीक है, अब उत्तर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा गया है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। शायद यही क्वेश्चन है, हाँ यही है। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्ह का क्या आशय है, चलिए देखते हैं। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, जहाँ पर कोई रुकना हो, जहाँ पर कोई ठहराव हो। ठीक है, तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना या ठहराव। ठीक है, यानी लिखते समय रुकने का भाव प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे ही जब आपका कोई वाक्य पूरा हो जाता है, वाक्य पूरा होने के बाद आप किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। वहां पर आप रुकते हैं, या आपको कुछ वाक्य को बता, जैसे आपने कहा रुको, रुको के बाद आपने कॉमा लगाया। ठीक है, ये अल्प विराम हो गया, वहां पर आप रुके थोड़ा सा। ठीक है, तो लिखते समय जो रुकने का भाव प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम कहा जाता है। ठीक है, विराम कई तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम हो गया। ठीक है,
पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक सूचक हो गया, विस्मयादिबोधक सूचक, सबके चिन्ह भी मैंने देखे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। कोष्टक यानी जो आपके ब्रैकेट वगैरह होते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, आप इस तरीके से कॉमा लगाते हो, जो संयोजक चिन्ह हो गया, ठीक है, इस तरीके से संयोग, जैसे आपने लिखा राम सीता, तो राम के बीच में आपने संयोजक चिन्ह लगाया। क्या है, उद्धरण चिन्ह हो गया, लाघव चिन्ह हो गया। लाघव चिन्ह जैसे आपको उत्तर प्रदेश लिखना होता है तो आप उत्तर प्रदेश पूरा ना लिखकर ऊ के आगे ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं, प्रा के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे लगता है उत्तर प्रदेश लिख गया, ठीक है, ये होते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 2022 पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। मैंने कहा था आप एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे, और आपको पेपर कैसा लगा, इजी है या टफ है, ठीक है। तो पेपर तो बहुत इजी है, लेकिन आपको कैसा लगा बताइएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब होता है, ठीक है। तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग हम क्या करते हैं, स्कूलों में करते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्कूलों में करते हैं। मॉन्टेसरी विधि को किसने दिया था, हमारी मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। किस लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया। किसने दिया, हमारी मारिया मॉन्टेसरी जी ने दिया। इसका प्रयोग हम स्कूल में करते हैं, ठीक है। तो मॉन्टेसरी शिक्षा आपके बच्चों को स्वतंत्रता, सहानुभूति और सामाजिक न्याय की भावना और सीखने के लिए आजीवन प्यार विकसित करने में मदद करती है, ठीक है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बच्चों में स्वतंत्रता लाने के लिए, सहानुभूति के लिए, सामाजिक न्याय की भावना को प्रकट करने के लिए, सीखने के लिए, आजीवन प्यार के लिए विकसित करने में ये मदद करती है, जो हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2016 से लेकर 2022 तक के पेपर खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, और आपको पता भी नहीं चला, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल मैं वीडियो इसीलिए नहीं आप लोगों को पढ़ा पाई क्योंकि कल मुझे फीवर भी था और उसके साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे। फिर मैं रात में जगी क्योंकि मुझे ये पीडीएफ पूरी तैयार करनी थी। आपको 2016 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को पूरा हमें तैयार करना था, उसकी पीडीएफ बनानी थी, और पूरी रात मुझे इसमें लग गई। उसके बाद सुबह मैं सो गई, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। फिर कुछ देखा, फिर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसको सही किया, फिर मैं आपको ये वीडियो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया, ठीक है। तो आप लोग कल वेट किए होंगे मेरा, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं पढ़ा पाई। तो इसी तरीके से आप मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। मेरा क्वेश्चन, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी वो क्वेश्चन को मेरा ज़रूर सुने होंगे। आपको आंसर देना है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, यानी नंबर बताना है। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, पूरा ऐसे ही लिख देते हैं 1 2 4, ऐसे समझ में नहीं आता कि किसका आंसर दे रहे हो। जिसका आंसर दे रहे हो उसका आंसर लिखना चाहिए। आप ऐसे लिखोगे कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन और जितने भी होते हैं आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी सबने, अगर पूरी अच्छे से सुनी होगी तो वो मेरा जवाब जरूर देंगे, और जिन्होंने नहीं सुना होगा वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि किसने मेरी वीडियो को पूरा देखा है। तो चलिए, आपका आंसर्स का हमें इंतज़ार रहेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई आपका पेपर आने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते रहो, ठीक है। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।